सुजाता सुबह सुबह घर का काम कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ सुजाता का पति शंकर पूजा कर रहा था। तभी वहाँ सुजाता की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सुजाता, खाना बना रही है? मैं तो बस तुझे ये कहने आई थी कि शाम में तुझसे जो मेरी बहू पकोड़े लेकर आई थी उसमें नमक ज्यादा था, लेकिन फिर भी मैं उसके पैसे देने आई हूँ। अरे विमला काकी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं जो भी पकोड़े बनाती हूँ पहले से चखती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने ग्राहकों को पकोड़े देती हूँ। मुझे तो कल के किसी भी पकोड़े में कोई दिक्कत नहीं लगी। तो तू कहना क्या चाहती है? मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे सुजाता, तू अगर ऐसे बोलेगी तो मैं नहीं भेजूंगी अपनी बहू को तेरे पकोड़े की दुकान पर। अच्छा ठीक है, लाइए पैसे। हो सकता है पकोड़े में नमक ज्यादा हो गया हो। अगर यही तू पहले बोल देती तो सुबह सुबह इतनी बात तो नहीं बढ़ती। अरे काकी, अगर आपको मेरे पकोड़े पसंद नहीं आए तो आप ये पैसे भी रख लीजिए, कोई बात नहीं। सुजाता विमला से इतना कहती है कि विमला सुजाता के हाथों से पैसे छीन लेती है और पैसे गिनते हुए कहती है, आज तो शाम में मैं इससे ही सब्जी लेकर आऊंगी। ठीक है बहू, आऊंगी मैं पकोड़े लेने। सुजाता, तुम इतनी सीधी क्यों हो? अरे कोई भी आता है तुम्हें बहलाता है और कुछ भी लेके चला जाता है। अरे विमला काकी को तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि वो कैसी है। उन्हें तो बस फ्री का कुछ भी चाहिए। मुझे पता है वो झूठ बोल रही थी, लेकिन उनसे पैसे भी तो नहीं ले सकती थी जब उन्हें वो पकोड़े पसंद आए ही नहीं। तो दिल का अच्छा होना भी तब तक अच्छा होता है जब तक हमें पता है कि सामने वाले को हमसे मदद चाहिए। लेकिन हमारे दिल के अच्छे होने के कारण अगर कोई हमारा फायदा उठा रहा है तो समझ जाओ वो आपको बेवकूफ समझता है। जी, मैं कोशिश करूंगी कि आगे से मैं सामने वाले को समझ सकूं कि वो सच में मदद के लायक है या फिर मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। घर का काम करने और खाना बनाने के बाद सुजाता अपने पकोड़े की दुकान पर जाती है, जहाँ कुछ देर बाद ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। हालांकि कुछ देर बाद वहाँ एक औरत आती है जो कि सुजाता से कहती है, अरे बहन, आज दुकान खोलने में लेट हो गई आप। मैं और मेरी बेटी कब से आपके पकोड़े की दुकान लगाने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, आज घर के कामों की वजह से थोड़ी लेट हो गई, लेकिन फिर भी मैं समय पर आई हूँ। अच्छा बताइए, प्याज, आलू, गोभी, बैगन किसके पकोड़े दूं आपको? अरे सब थोड़े थोड़े पैक कर दो बहन। 100 रुपए के पकोड़े बांध दो। लगता है आज मेहमान आए हैं आपके घर। हाँ बहन, क्या बताऊँ, एक तो बच्चे समझते नहीं और जब भी घर में कोई एक जन बढ़ जाए तो आफत आ जाती है। कैसी आफत बहन जी? कोई दिक्कत है क्या मेहमानों से आपको? नहीं बहन जी, मुझे मेहमानों से क्या ही दिक्कत होगी, बल्कि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। वो क्या है ना कि मेरा पति कमाता नहीं है और जो मैं कमाती हूँ उसमें से भी खा पी लेता है। अरे बहन, ये पीने खाने वाले लोगों का तो अलग ही समस्या है। ना ये अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, ना ही ये अपना सोचते हैं और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरे पास बस यही 100 रुपए हैं और घर में शाम का राशन भी नहीं है। मैंने सोचा मेहमान को यही पकोड़े परोस दूंगी। लाला जी की दुकान से उधार ले आऊंगी, लेकिन वो भी उधार नहीं देता। पहले का पैसा ही इतना बाकी है, लेकिन मैं भी आपको क्यों ही सुना रही हूँ। सुजाता का दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा ही असहाय और गरीब लोगों की मदद किया करती। अब वो उस औरत को पकोड़े तो देती है, लेकिन उसके पैसे भी लौटा देती है और ऊपर से 100 रुपए देते हुए उसे कहती है, ये लो आपके पकोड़े और ये आपके पैसे और ये मेरी तरफ से। अब कुछ मत कहना, लेकिन कभी भी किसी से किसी तरह की उम्मीद रखना बेकार है। बहन, तुम दिल से बहुत अच्छी हो। हमेशा खुश रहो, तुम्हारा घर परिवार सब सुखी रहे। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद में वहाँ पर विमला का आना होता है और वो सुजाता के पकोड़े की दुकान पर आकर बैठ जाती है। अरे विमला काकी, क्या बात है? बड़ी परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस क्या बताऊँ सुजाता, तू भी तो मेरी बहू जैसी है, लेकिन मेरी अपनी बहू मुझे अब कुछ भी नहीं समझती है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? घर में लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? अरे बहू, अब क्या ही बताऊँ तुझे। मैंने अपनी बड़ी बहू से 10 रुपए ही मांगे, वो भी तेरे यहाँ पकोड़े खाने के लिए। कहती है आपकी जुबान तो इतनी तेज है कि आप ये घर भी बेच खाएंगी। अरे काकी, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? ये लो, खाओ पकोड़े। विमला का तो ये बहाना था और सुजाता इस बात से अनजान थी। अब विमला सुजाता के दिए पकोड़े ले लेती है और खाते हुए सुजाता से कहती है, बहू थोड़ी हरी चटनी मिलेगी क्या? तेरे हाथों के पकोड़े खाकर तो मजा ही आ गया। माँ जी,
आप तो कह रही थी कि मैं आज पकोड़े खाऊंगी ना, तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हो? और आपने चाय भी नहीं पी। तुम यहाँ क्या कर रही हो बहू? तुझे यहाँ आने को किसने कहा? अरे मैं तो पकोड़े लेने आई हूँ। सुजाता बहन 50 के पकोड़े पैक कर दो। राखी बहन, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझसे कहे बिना रहा भी तो नहीं जा रहा। आप अपने लिए तो पकोड़े खरीद सकती हैं, तो फिर आप विमला काकी को पकोड़े के लिए 10 रुपए भी नहीं दे सकती क्या? लेकिन मैंने इन्हें कब मना किया? ये तो मुझे ये कहकर आई थी कि सुजाता को तो मैं एक ही बार में बोतल में उतार लूंगी। हाय राम, ये क्या बोल गई मैं? बहू तू ये क्या बोल रही है? सुजाता, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे पहले ही समझाया था कि आप मेरे अच्छे होने का फायदा उठा रही हैं, लेकिन मैं ही पागल हूँ जो हर बार आपकी बातों में आ जाती हूँ। सुजाता को इस बात का काफी पछतावा हो रहा था कि उसकी अच्छाई का इतने दिनों से उसकी पड़ोसन विमला काकी फायदा उठा रही थी। इस बात को बीत जाने के 2 दिन बाद सुजाता के पकोड़े की दुकान पर फटे पुराने कपड़े में एक आदमी आता है। बेटा, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया नहीं है मैंने। आप यहाँ बैठिए, मैं आपको अभी गर्मा गर्म पकोड़े देती हूँ। बस 10 मिनट का समय दीजिए, या आप ऐसा कीजिए जब तक मेरा खाना खा लीजिए, तब तक ये पकोड़े भी तैयार हो जाएंगे। हाँ बेटी, रोटी ही खिला दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। जैसे ही सुजाता उस आदमी को खाना देती है तो वो आदमी भी जल्दी जल्दी भूखों की तरह खाना खाने लगता है। सुजाता भी कुछ समय बाद ही उसे पकोड़े बनाकर देती है और वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। आपका पेट तो भरा ना? देखिए वो क्या है ना, मैं हर किसी को अपने दुकान पर आने के बाद बिना खाए नहीं जाने देती, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। लेकिन इस वजह से लोगों ने मेरा फायदा भी बहुत उठाया है। लेकिन मेरे पास तो सच में आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जब भी पैसा होगा मैं आपको जरूर देकर जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, आपका पेट तो भरा ना, मुझे इसी बात से बहुत खुशी है। अब सुजाता अपने कामों में लग जाती है। वो ग्राहकों को पकोड़े दे रही होती है और पकोड़े बनाने में व्यस्त होती है। लेकिन कुछ समय बाद सुजाता देखती है कि उसके पास खड़ा वो आदमी अब भी वही है, वो कहीं नहीं गया। आपको और भी भूख लगी है क्या? बताइए, आपको खाना क्या है? ये लो आपके पैसे। और मैं एक समाज सेवी हूँ और मैंने आपका नाम बहुत सुना था, तो मैंने सोचा आपकी जांच की जाए कि आप सच में अच्छी हो या फिर नाटक करती हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं तो ना गरीब हूँ ना कोई दुखियारा, मैं तो बस यहाँ आपकी परीक्षा लेने आया था जिसमें आप पूरे नंबर से पास हुई हो। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। मैं लोगों से जायज पैसे और दुआ कमा रही हूँ, उसमें मेरा घर बहुत अच्छे से चल रहा है। मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। अरे भाई भी कह रही हो और शर्मिंदा भी कर रही हो। और तुम्हारे एहसान का क्या जो तुमने मुझ पे किया है। चलो इसे रख लो और हाँ, अच्छी सी पकोड़े की दुकान लगा लेना, क्योंकि जब भी मेरा मन करेगा कि मैं पकोड़े खाऊं, मैं सीधा तुम्हारी दुकान पे आ जाऊंगा और बैठ जाऊंगा आराम से। फिर तुम खिलाती रहना मुझे पकोड़े। जी, मैं यहाँ पर इन पैसों से अपने पकोड़े की दुकान खोलूंगी, जिसका नाम होगा दिलवालों के पकोड़े। सुजाता जो एक रेड़ी लगाकर अपनी दुकान चलाया करती थी, वो अब अपनी अच्छाइयों और ईमानदारी की वजह से एक बड़ा सा दुकान खोलती है और उसमें नौकर चाकर भी रख लेती है। विभा अपनी सास कुंती के साथ रहा करती थी। कुंती अक्सर अपनी बहू के कामों में कोई न कोई कमियां निकाला करती, लेकिन वो अपनी बहू से प्यार भी बहुत करती थी। ऐसे ही एक दिन विभा अपने घर में पोछा लगा रही थी, तभी उसकी सास गंदे पैर लेकर घर में आ जाती है और उससे कहती है, बहू ये क्या सफाई कर रही है? जरा देख तो कितना गंदा फर्श है, ऐसे कोई सफाई होती है क्या? माँ जी, ये आपके पैरों की मिट्टी है जो गीले पोछे में साफ पता चल रही है। रहने दे बहू, तुझे तो पता नहीं कौन सी बीमारी है मुझसे जुबान लड़ाने की। अरे मेरे पैरों में जरा मिट्टी आ गई तो क्या हो गया? तो माँ जी, मैंने कब आपको कुछ कहा? आप तो ऐसे बोल रही हैं। अरे अभी आपने खुद ही तो कहा कि घर कितना गंदा है, तो बस मैंने भी आपको यही बताया ना कि ये मिट्टी किसी बाहर के इंसान की नहीं बल्कि आपके ही पैरों की है। कुंती कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही शाम को कुंती सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी, तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है जहाँ उसको जाले नजर आते हैं और उन जालों को देखकर कुंती एक बार फिर से अपनी बहू से कहती है,
बहू जरा देख तो उधर दीवार पर कितने जाले हैं। मैं तो सही कह रही थी कि तू काम नहीं करती, काम से तू बचना चाहती है। क्यों सही बोल रही हूँ ना मैं? मम्मी जी, अगर आपको मेरे हाथों का काम पसंद नहीं है ना, तो मैं भी आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आप इस तरह कमियां निकालती रहेंगी ना, तो मैं कोई भी काम नहीं करूँगी। फिर करती रहना अकेली काम। हाय राम, देखो तो कैसे बोल रही है। बहू मैंने तो बस तेरी कमी ही बताई थी, तो इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही है? तुझे पता भी है जब मैं इस घर की बहू थी ना, तो घर में कहीं भी जाले मकड़े नहीं आते थे और अकेले ही सारा काम करती थी और सास को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। देखो तो कितना झूठ बोल रही है। कोई भी बहू परफेक्ट हो ही नहीं सकती। हाँ ठीक है, जब आपकी सास से कभी सामना हुआ ना, तो मैं उनसे ये सवाल खुद ही कर लूंगी। बहू मुझे भी जरा बता दे, तू मेरी सास से मुलाकात कैसे करेगी? वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। उनकी आत्मा बुलाकर उनसे बात करूंगी मैं। हाय दैया बहू, तुझे काला जादू भी आता है क्या? हाँ, जरा संभल कर माँ जी। अच्छा, मैं चलती हूँ, खाना बनाने में देरी हो रही है। विभा अब रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है, तो वहीं कुंती के दिमाग में विभा की बातें ही घूमती है। समय गुजरता है और उस दिन विभा मार्केट जाती है, जहां उसकी नजर ओझा बोर्ड पर पड़ती है और उसको देखकर विभा खुद से कहती है, ओ वाओ, ओइजा बोर्ड। क्यों ना मैं इस ओइजा बोर्ड को खरीद लूं। और माँ जी को बहुत दिक्कत होती है ना मेरे हर काम से, साथ ही वो हर चीज में एक्टिंग भी करती हैं। पर कोई बात नहीं, अब एक्टिंग करने की मेरी बारी है। अब मैं एक्टिंग करूंगी और माँ जी मेरी बातों पर विश्वास करेंगी। हाँ, यही सही रहेगा। खुद से बातें करने के बाद विभा उस ओइजा बोर्ड को खरीद लेती है और लेकर घर आती है। उस बोर्ड को देखकर कुंती कहती है, बहुए लकड़ी का गत्ता क्यों लेकर आ गई? माँ जी, कोई लकड़ी का गत्ता नहीं, बल्कि ओइजा बोर्ड है ये। क्या बोझा बोर्ड? बहू ये बोझा बोर्ड क्या होता है? देखने में तो ये कोई मामूली लकड़ी का गत्ता लग रहा है। माँ जी, बोझा बोर्ड नहीं, ओइजा बोर्ड। इसमें हम किसी की भी आत्मा को बुला सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आत्मा को बुला सकती हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सच में आत्मा को बुला सकती हूँ। बहू इसका मतलब तुझे सच में काला जादू आता है? मैंने अपने बेटे की शादी किससे करवा दी? ये तो कोई डायन है। माँ जी, आप जरा शांत हो जाइए और चुपचाप मेरी बातें सुनिए। मैं कोई काला जादू नहीं करती। उस दिन काले जादू वाली बात मैंने आपसे मजाक में कही थी, पर ये ओइजा बोर्ड वाली बात सच है और इस बोर्ड से किसी की भी आत्मा को बुला सकती हूँ मैं। अच्छा जी, फिर इससे तो मैं रघु के पापा की आत्मा को बुला सकती हूँ। क्यों सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ माँ, आप सही बोल रही हैं। मैं ससुर जी को भी बुला सकती हूँ। बहू जरा बुलाना। आखिरी समय में मैं उनसे बात नहीं कर पाई थी और अगर उनकी आत्मा आई तो क्या पता मैं उनसे बात कर सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए भी एक प्रोसीजर करना पड़ेगा। वो क्या है बहू? हमें घर की सारी लाइट्स ऑफ करके इस ओइजा बोर्ड के पास मोमबत्तियाँ रखनी होगी और जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपको मेरा हाथ नहीं छोड़ना। और जब हमें इसको रोकना होगा तब हम इसको गुड बाय बोलेंगे, ठीक है? हाँ बहू, ठीक है। इस तरह अब कुंती घर की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देती है और अब दोनों सास बहू उस ओइजा बोर्ड के आसपास मोमबत्तियां जला देती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू अपनी एक एक फिंगर ओइजा बोर्ड के कॉइन्स पर रखती हैं और एक आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। क्या यहाँ ससुर जी की आत्मा है? हम उससे बात करना चाहते हैं। अगर यहाँ ससुर जी की आत्मा है तो हमसे बात करें। इतना बोलते ही विभा अपनी गर्दन को नीचे झुका लेती है और कहती है, क्यों बुलाया है मुझे? क्या काम है? विभा को ऐसे देखकर कहीं न कहीं कुंती बहुत डर जाती है, पर वो अपनी बहू के अंदर अपने पति की आत्मा को देखकर खुश होती है और आंखों में आंसू लिए बोलती है, रघु के पापा, आप तो मुझे छोड़कर चले गए। आपने जरा भी नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद मुझ पर क्या बीतेगी। मैं हमारे रघु को कैसे पालूंगी? इस बात से अनजान कुंती कि उसकी बहू एक्टिंग कर रही है, वो इमोशनल हो जाती है। तभी अचानक विभा अपनी गर्दन उठाती है और अपनी सास को रोता देखकर उसे चुप करवाते हुए कहती, मम्मी जी चुप हो जाइए। देखा, मैं हूँ आपकी बहू विभा। आप सेंटी क्यों हो गई? नहीं बहू, बस यूं ही। अच्छा मम्मी जी, आप चुप हो जाइए या मैं आपकी सास को बुलाकर आपका सच पता करूं। पर इस बार आत्मा को मैं अपने ऊपर नहीं, आपके ऊपर बुलाऊंगी। बोलो, बुलाऊं? नहीं बहू, अच्छा चल इसको बंद करते हैं, शाम होने को आ गई। कुंती अपने आंसू पोंछकर वहाँ से चली जाती है, पर अपनी सास को इस तरह उदास और रोता देखकर विभा को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो खुद से बोलती है,
मैंने ये क्या कर दिया? मैं तो माँ जी के साथ थोड़ा गेम खेलना चाहती थी, पर मैंने तो माँ जी को ही रुला दिया। मैं कितनी बुरी हूँ। मैं किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकती हूँ, बस इसलिए मुझे माँ को सब बताना होगा। अपनी सास को वो सब कुछ बता देगी, ये सोचकर वो खाना बनाने लगती है। एक तरफ विभा खाना बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कुंती की एक पड़ोसन उसके घर आती है। पर ये क्या, ये तो वही है जिससे विभा ने ओइजा बोर्ड खरीदा था। और वो उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे कुंती बहन, कैसी हो तुम? मैं तो सही हूँ, पर तुम बताओ आज तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? अरे मैं तो यहाँ देखने आई थी कि तुम दोनों सास बहू उस ओइजा बोर्ड से खेल भी रहे हो या नहीं। आजकल के बच्चे में उसका क्रेज बहुत ज्यादा है, और अब तो मैंने तुम्हारी बहू को भी ओइजा बोर्ड दिया है। ओइजा बोर्ड तुमने उसको दिया है? और नहीं तो क्या, आज विभा बहू मुझसे ही तो ओइजा बोर्ड लेकर गई थी। हाँ बहन, वो लेकर आई थी और हमने खेला भी। सच में बहुत अच्छा और मजेदार खेल है वो। तू यहीं रुकना, मैं बहू को बोलती हूँ, वो तेरे लिए चाय ले आएगी। इतना बोलकर अब कुंती अपनी बहू के पास जाती है और उसे बोलती है, बहू, तूने मेरे साथ मजाक क्यों किया? तूने मेरी फीलिंग का मजाक क्यों बनाया? जब तू जानती है कि मैं तेरे ससुर जी से कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तूने। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको बताने ही वाली थी, पर आपको सब पता चल गया। माँ जी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस मैं आपके साथ मजाक कर रही थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा मजाक आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर जाएगा। मैं बस एक्टिंग करना चाहती थी। सॉरी माँ जी। विभा माफी मांगती है और कुंती उसे माफ भी कर देती है और अपनी बहू से अपनी पड़ोसन के लिए चाय बनाने को कहती है। थोड़ी देर बाद सभी साथ में बैठकर चाय पीते हैं और कुछ देर के बाद पड़ोसन अपने घर चली जाती है, जिसके बाद विभा कभी इस तरह का मजाक अपनी सास के साथ नहीं करती। चंदन नगर गांव में रहने वाला बबलू बाजार से सब्जियां लाकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी पानी लेकर आती हुई कुछ लड़कियां हंसते हुए कहती है, देखो तो जरा क्या जमाना आ गया है। आजकल के लोग अपने बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहे हैं। हाँ बेचारा बच्चा, देखो ना, इसका तो सब्जी का थैला भी इससे बड़ा है। देखो लड़कियों, मुझ पर हंसने की जरूरत नहीं है, और मैं कोई बच्चा नहीं बल्कि गबरू जवान हूँ। गबरू जवान? और तुम क्यों मजाक बनाने वाली बातें कर रहे हो? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम तक जवानी आकर वापस लौट गई है। देखो, मैं भले ही बोना हूँ, लेकिन असली सोना जैसा खरा मिजाज है मेरा। जाजा बोने, बहुत देखे तेरे जैसे नकली सोने। इतना कहकर वो लड़कियां मटका लिए मटकती हुई वहां से चली जाती हैं और बबलू सब्जियां लेकर घर आता है, जहां उसकी मां सरला स्टोव जलाने की कोशिश कर रही थी। काफी कोशिश करने के बाद भी स्टोव नहीं जलती और वो थककर बैठ जाती है। अब इस मरी स्टोव को क्या हो गया? कहीं खराब तो नहीं हो गई? हाय दैया, इस गरीब पर कोई रहम करो। अभी स्टोव को ठीक कराने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? अरे मेरी प्यारी माँ, क्यों उदास होती हो? स्टोव खराब नहीं हुआ है, गैस खत्म हो गई होगी। आ गया तू? कितनी देर लगा दी सब्जी लाने में तूने? माँ, सब्जी इतनी महंगी है कि मुझ जैसा गरीब बोना तो सोच में पड़कर अपनी जेब टटोलने लगता है। इसीलिए सोच समझकर 2-4 सब्जियां ही लाया हूँ। पता नहीं पैसों की तंगी से कब निजात मिलेगी। जा गैस भरवाला, वरना दुकान बंद हो गई तो खाने की दिक्कत हो जाएगी। हाँ, जाता हूँ। आराम से, कहीं सिलेंडर के नीचे न दब जाइयो। क्या माँ, इतना भी बोना नहीं हूँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर बबलू छोटा सिलेंडर उठाए बाहर चला जाता है और उसकी माँ सब्जियां काटने लगती है। बबलू, जिसे गांव वाले बबलू नहीं बल्कि बोना या टिंगो कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि भले ही बबलू 23 साल का जवान था, लेकिन उसकी हाइट किसी 13 साल के बच्चे जितनी थी। साथ ही वो बहुत गरीब भी था, जो कि अपना और अपनी माँ का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता था। गांव के लोग उस गरीब बोने का बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन गांव में उसका एक जिगरी दोस्त था, मंगलू, जिसके साथ समय बिताकर उसे अच्छा लगता था। एक रोज बबलू अपने दोस्त मंगलू के साथ गांव की एक शादी में जाता है, जहां फेरे लेते हुए दूल्हा दुल्हन पर फूल फेंकते हुए मंगलू कहता है, यार बबलू, हमारे फेरे कब होंगे? जब कोई लड़की मिलेगी। लड़की तो बहुत मिली है, लेकिन हमको कोई पसंद ही नहीं आती। कैसा खच्चर है तू? तुझे लड़की मिल रही है तो पसंद नहीं आ रही, और यहाँ एक मैं बोना जिसे पसंद से क्या, लड़की मिल जाए वही बहुत है। ऐसा काहे सोचता है बबलू?
जानता है ना, सबकी जोड़ी ऊपर से बनकर आती है। तुम्हारे लिए भी बैठी होगी कोई बोनी। मुझे तो नहीं लगता, एक तो बोना ऊपर से गरीब, ऐसा पति कौन सी लड़की चाहेगी। मंगलू, मुझे तो लगता है ये तेरा गरीब बोना दोस्त कुआरा ही मरेगा। अरे यार, अभी आधी जिंदगी नहीं गुजरी, तुम मरने की बात करते हो। राम जी सब भली करेंगे, शादी का लड्डू खाने को मिले ना मिले, चलो शादी का खाना ही खा ले। तभी दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। समय बीतता है। बबलू की बढ़ती उम्र के साथ उसकी माँ सरला को उसकी शादी की जल्दी होने लगी थी, क्योंकि बुढ़ापे के कारण अब वो भी घर को नहीं संभाल पाती थी। तो बबलू जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था, उस सेठ के गांव से शहर चले जाने के कारण उसका काम भी छूट जाता है, जिसके कारण उसके घर में पैसों की तंगी होने लगी थी। एक रोज खाना खाते हुए बबलू अपनी माँ से कहता है, माँ ये सब्जी तो कच्ची कच्ची लग रही है, ढंग से पकाई नहीं है क्या? हाँ नहीं पकाई, क्योंकि सब्जी में मसाले डाले तभी गैस खत्म हो गई। अभी आधी कच्ची पकी सब्जी ही बनी है, ऊपर से पैसे भी नहीं है जो गैस भरवा लेती। माँ मैं समझता हूँ, लेकिन मुझ बोने को बच्चा समझकर लोग काम देने से ही मना कर देते हैं। मैंने मंगलू से भी बात की है, तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। अच्छा माँ, वो विमला काकी ने कोई रिश्ता बताया कि नहीं? अरे वो कहाँ से रिश्ता लाएगी, कहती है एक तो तुम्हारा बेटा बोना, ऊपर से अब कोई काम भी नहीं कर रहा, तो बीवी का खर्चा कहाँ से उठाएगा। मैं तो खुद घर में बहू आने की राह देख रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे नसीब में बहू का सुख लिखा भी है या नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर बबलू खाना छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और काम ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद मंगलू की मदद के कारण उसे एक गैरेज में नौकरी मिल जाती है, जहां वो गाड़ियां ठीक करने का काम भी सीखने लगता है। गाड़ियों की धुलाई भी करता है। 2 महीने का समय बीत जाता है और एक रोज बबलू अपनी माँ और दोस्त मंगलू के साथ दूसरे गांव में रिश्ते के लिए लड़की वालों के घर जाता है, जहां उनकी खूब आओ भगत होती है। थोड़ी देर में एक काली सी लड़की चाय नाश्ता लेकर सामने आती है, तो उस लड़की की माँ सुनीता मंगलू को देखकर कहती है, बेटा यही है मेरी बेटी कविता, तुम्हें इससे जो पूछना है पूछ लो। अरे हम काहे के लिए कुछ पूछे? बेटा अब शादी तुम्हें करनी है तो सवाल भी तुम ही पूछोगे ना। नहीं नहीं बहन जी, ये लड़का नहीं है, लड़का तो ये है बबलू। बहन जी देखिए, मजाक मत करिए। माना कि मेरी लड़की काली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शादी ना हो या मैं अपनी बच्ची की शादी किसी से भी करवा दूं। अरे अरे आंटी जी, बच्चा नहीं, यही तो सच्चा लड़का है, हम तो इसके दोस्त हैं। हे भगवान, यानी आपका बेटा बोना है बहन जी? हाँ तो आपकी लड़की भी तो काली है, ये तो आपने बताया ही नहीं था। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी के लिए एक बूढ़े लड़के का रिश्ता आएगा। आप लोग शांत हो जाइए। देखिए आंटी जी, ना हमें कुछ पता था और ना आपको, लेकिन अब तो सारी सच्चाई सामने है ना, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की जगह क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? हाँ माँ, ये हमारे मेहमान हैं, पहली बार घर आए हैं, ऐसी बात करेंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ आंटी जी, देखिए लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया है, अच्छा होगा कि आप इन दोनों को अकेले में बात करने दें। तभी सुनीता खुद को शांत करती है और अपने मन में कहती है, शायद यही ठीक होगा। वैसे भी कविता के काले रंग के चलते रिश्ते घर आकर लौट जाते हैं, ऐसे ही चलता रहा तो मेरी बिटिया का तो घर ही नहीं बसेगा। जिसके बाद सुनीता सरला से ठीक से बात करने लगती है, तो वहीं कविता और बबलू भी आपस में बात करने के लिए आंगन में आ जाते हैं, जहां कविता और बबलू एक दूसरे से जान पहचान करते हैं। दोनों को बातें करने पर पता चलता है कि दोनों ही समाज के बुरे बर्ताव का शिकार रहे हैं, जिसके कारण एक दूसरे को उनकी कमी के साथ अपनाते हुए वो एक दूसरे से शादी के लिए हाँ कर देते हैं और उनकी हाँ सुनकर उनके परिवार वाले भी मान जाते हैं और कुछ समय के भीतर ही बोने की शादी काली कविता से हो जाती है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक रोज गांव की 2 लड़कियां बबलू के घर से गुजर रही थी। तभी कपड़े सुखाती कविता को देखकर वो ताना कसते हुए कहती है, ये देख, ये ही काली बनी है बबलू बोने की लुगाई। अरे अरे अरे, कितनी काली है, ये तो वही बात हो गई, बोने के हाथ काला सोना लग गया। और तुम लोग तो अब अपनी सोचो। देखो सासू माँ, क्या जमाना आ गया है, मेरे जैसी काली का घर बस गया और ये गोरिया कुंवारी घूम रही है। हाँ काली ही सही, लेकिन मेरा बेटा मेरे लिए सोने सी बहू लाया है। उनकी बातें सुनकर दोनों लड़कियां मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती हैं। समय बीतता है, बबलू भी गैरेज पर काम करते हुए गाड़ियां ठीक करना सीख जाता है। मेहनत से काम करके और अपने परिवार की जीविका को वो अच्छे से चलाता है
और अपने परिवार के साथ जिंदगी में आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।